मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं ही लंदन। बेटे टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3 स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एसीसीए, नॉलेज लेवल, एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की, स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 1, that what I mean by performance and why there is a need to do performance measurement, and how with the help of that flow chart I have prepared that what are the points to be covered in this performance measurement. आइए मैं आज एक नए कंसेप्ट, नए पहलू एंड हाउ टू डू द मेजरमेंट. In the last lecture number 2, we have discussed about what are the factors which can affect your performance measurement. I discussed about the type of business in which you are, type of industry which you are doing, and I discussed about the values, the mission, the objectives. मैंने वो सारी बातें आपको external factors, आपके goals, आपके visions, आपकी सारी बातें, responsibility accounting, वो सभी बातें affect करती हैं performance measurement को. लेकिन आज के इस लेक्चर नंबर 3 से हम स्टार्ट कर देंगे कि भाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाती है. अभी तक तो पिक्चर थी, लिखा गया प्रोड्यूस बाय भूपेश आनंद. आज से पिक्चर स्टार्ट हो रही है और हीरोइन और हीरो दोनों एंटर करेंगे. बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को रखने वाला हूं और आप लॉजिकली उन सब बातों को समझेंगे, सीखेंगे. आप रजिस्टर ओपन करें आज, क्योंकि वी हैव टू राइट डाउन सम स्लाइड्स. कैलकुलेटर भी अपने पास रख लेंगे. तो आइए जी, चैप्टर नंबर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एसीसीए, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैंने ऊपर लिखा अ स्मॉल स्टेप एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. छोटी छोटी बातें आप ये देखिए ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक छोटी छोटी सी बातें कितने बड़े रिजल्ट्स को लेकर आ जाती हैं. मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट किया, F1 कंप्लीट किया, F3 कंप्लीट किया और स्किल लेवल के सारे पेपर्स में धीरे धीरे करता जा रहा हूँ. आई विल बी डूइंग प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो. 13 के 13 पेपर्स में कंप्लीट करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव हो. तो इन्हीं बातों के साथ माय स्मॉल स्टेप एवरीडे विल गिव अप यू द बिग रिजल्ट्स. बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देखें इस चैप्टर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग द 5 टूल्स एंड आई विल बी टेलिंग देम एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स. मतलब आज मैं किसी भी एंटिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एनजीओ को, किसी भी क्लब को, किसी भी प्रॉफिटेबल एंटिटी को, whether it is a manufacturing industry, whether it is a service industry, whether it is any type of industry, I will be measuring with the help of finance. No doubt I have told you that it is not just the finance, but the point is, सबसे पहले आप किसी बच्चे से बात करते हो तो आप मार्क्स ही तो पूछते हो, उसका ओवरऑल बिहेवियर, उसकी ओवरऑल फीचर्स, उसकी ओवरऑल हैबिट्स. तो बात की बात है ना. फर्स्ट स्टेप कहते हैं फर्स्ट साइट फर्स्ट लव. आप किसी को देखते हो तो सबसे पहले तो उसकी ड्रेस से इंप्रेस होते हो. हाँ, वो बात अलग है जब आप बात करते हो, बरिस्ता में बैठते हो, कॉफी होम में बैठते हो, आपको उनके बारे में पता चलता है, उनको आपके बारे में पता चलता है. दैट इज अ सेकेंडरी, बट द फर्स्ट पॉइंट इज आप पहले ड्रेस से इंप्रेस होते हो. तो दोस्तों आज मैं आपके सामने यही बात कहने वाला हूं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स जो मैं आज बताने वाला हूं, whether you are watching, whether you want to do the performance measurement of Coca-Cola or of Hindustan Lever or of Bhupesh Anand classes, मैं ये कह दूं जी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, बट कितनी लेक्चर्स मैं सेल कर रहा हूं, how many F1, F2, F3 lectures I have sold, how much CMA part I have sold. ये सारी बातों को सीखने के लिए आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स. चलिए जी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे. आप बिल्कुल कमर सीधी कर लें. कैलकुलेटर आप देखिए, मैं एक बात कहूँगा, कैलकुलेटर रखेंगे ना तो आप ही का फायदा, मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल करके भी एक्सप्लेन करूंगा. तो देखिए जी, मैंने पांच मेजर्स आपके सामने लिखे हैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं. 5 घड़े बना दिए. जैसे मैंने पहला घड़ा बनाया प्रॉफिटेबिलिटी, आई विल बी मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी. मैंने दूसरा घड़ा बनाया, आई विल बी मेजरिंग द लिक्विडिटी. मैंने तीसरा घड़ा बनाया, आई विल बी मेजरिंग द एक्टिविटी. आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 में अकाउंटिंग रेशियोज ऑलरेडी किया है. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास नंबर 12 ऑल्सो
that these are the ratios which are to be calculated and on the basis of that we can calculate it. तो आज के इस लेक्चर में मैं कुछ वही रिवीजन कराने वाला हूं, बट कुछ नई बातें भी होंगी, इसलिए आपका लिखना कंपलसरी है। तो बेटे पहले घड़े में आप लिख रहे हैं मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरे घड़े में लिख रहे हैं मेजरिंग एक्टिविटी, तीसरे घड़े में लिख रहे हैं मेजरिंग लिक्विडिटी, फोर्थ घड़े में लिख रहे हैं मेजरिंग रिस्क, और लास्ट जो घड़ा है ना बेटा मैं डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बातें करूंगा। I told you in the last lecture also that Hindustan Lever has different types of divisions. अब उस डिवीजन की अगर मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आई हैव डिफरेंट टूल्स। तो बेटे आप सभी 5 घड़े बनाएंगे और उसके नीचे मैंने उनके टूल्स लिख दिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी आई विल बी डूइंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आई विल बी डूइंग रिटर्न ऑन सेल्स, आई विल बी डूइंग एसेट टर्नओवर. In when I say measuring liquidity, I will be doing current ratio, I will be doing liquidity ratio. आप देख रहे हैं मैं आपको देखकर बोलता जा रहा हूं बेटे, मैंने बस हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई और सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो गया, इसलिए मैं कहता हूं आप लिखें. एंड द थर्ड will be measuring activity, inventory turnover, accounting receivables turnover, ये सब आपने किया है. आज मैं इसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट के पॉइंट से देखूंगा. उसके बाद अगर आप मेजरिंग लिक्विडिटी, मेजरिंग रिस्क की बातें करें तो आई विल बी कैलकुलेटिंग कैपिटल गियरिंग, आई विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड इन द लास्ट आई विल बी डूइंग विद डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. एक डिवीजन का, एक डिपार्टमेंट का, एक नॉर्थ इंडिया का, एक एशिया डिवीजन का, आईसीआईसीआई बैंक का एशिया डिवीजन के हम असेसमेंट करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू मेजर दैट परफॉर्मेंस. तो अगर किसी कंपनी के एंटिटी की डिवीजन को चेक करना चाहते हैं तो उसका कैसे टूल्स यूज करेंगे बेटे. मैंने लिखा स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव. वी विल प्रिपेयर स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर मैनेजर हु इज द मैनेजर ऑफ दैट डिवीजन, एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग रेजिडुअल इनकम. तीनों का तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं आपको फिर रिपीट करता हूं. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी में आपने किया, बट स्टिल ये बातें कुछ अलग हैं, हल्की सी अलग हैं. तो मेजरिंग रिस्पॉन्स प्रॉफिटेबिलिटी, मेजरिंग लिक्विडिटी, मेजरिंग एक्टिविटी, मेजरिंग रिस्क, एंड लास्ट इज मेजरिंग डिविजनल परफॉर्मेंस. आप एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं. सच में कह रहा हूं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं. मैं आ गया जी, आ गया, मैं आ भी गया, चल पड़ा अपनी राह में. अभी कैप्लॉन में आएंगे, अभी मैं कैप्लॉन में आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैप्लॉन है क्या और आपको कैसे करना है कैप्लॉन. बेटे कुछ मुश्किल है ही नहीं. मैं भूपेश आनंद आपके सामने कैप्लॉन में आने वाला हूं और कैप्लॉन से हम आगे चलेंगे, मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी की बातें करेंगे. आई विल बी डूइंग टूडे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स. मैं आज के इस लेक्चर में, मैं भूपेश आनंद, आज के इस लेक्चर में फाइनेंशियल, मैं भूपेश आनंद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, ये 3 मेजर्स, ये 3 बातों को कंप्लीट करने वाला हूं. एंड इन दिस आई विल बी मेजरिंग, मैं सबसे पहले मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी करूंगा, देन आई विल बी डूइंग मेजरिंग द लिक्विडिटी, देन प्रॉफिट. बेटे वो पांचों के पांचों घड़े आज मैं करूंगा, बट पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्लाइड्स को लिखें. फिर हम यहां से आएंगे ना, इलस्ट्रेशन भी करेंगे, थ्योरी भी देखेंगे, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे. पहले लॉजिक और पहले कंसेप्ट तो समझ लो. कमर सीधी करके बैठ रहे हैं बेटे, बिल्कुल. मैं फिर रिपीट करूंगा, आप कमर सीधी करके बैठिए. आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए. पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी. टूल 1, इसके 3-4 टूल्स हैं जो हमें डिस्कस करना है. मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी मींस इफ आई वांट टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, मैं अगर किसी एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना चाहता हूं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मैं कैसे मेजर करूंगा. तो मैं कुछ टूल्स यूज करूंगा. फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर को एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है तो उस ब्लड प्रेशर के लिए वो आइस को देखेगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा बैरोमीटर, उससे चेक करेगा. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी आई विल बी कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो पहला टूल मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी में है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब सवाल आता है कि रिटर्न का मतलब क्या और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है. बेटे ये इंपॉर्टेंट है. रिटर्न तो बड़े सारे होते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो रिटर्न, नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो रिटर्न, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो रिटर्न. ऑल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच वी कैन कैलकुलेट. बट द पॉइंट इज, अगर आप किसी एंटिटी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो, सपोजिंगली आप भूपेश आनंद क्लासेस की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो, आई एम अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, बट द पॉइंट इज हाउ मच प्रॉफिट आई एम अर्निंग फ्रॉम माय सेलिंग माय लेक्चर्स. मैं अपने लेक्चर्स बेचने के बाद कितने प्रॉफिट्स को अर्न कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट. So that profit is named as
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आज इस लेक्चर के थ्रू आपको यही बताने वाला हूं कि आई वांट टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए मैंने क्या किया, टूल 1 लिखा। पहले आप लिखो ना, और एक छोटी सी बैलेंस शीट मैंने बनाई आपके लिए। देखिए जी, इस छोटी सी बैलेंस शीट को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया, इसके दो पार्ट्स बना दिए। जैसे ये देखिए, मैं अभी दोबारा से आपके सामने दो पार्ट्स प्रिपेयर करूंगा। ये पार्ट मैंने इक्विटी का बनाया और नीचे वाला पार्ट लायबिलिटीज का बनाया। लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और यू कैन से नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, और यू कैन से लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट, कुछ भी कह दीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने की थी F3 में, तो मैंने बताया था एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो उसी बेसिस पे मैंने आज बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। और आप बैलेंस शीट को देखें, आप अगर बैलेंस शीट को देखें तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसको और इस फिगर को, इफ आई ऐड इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कुछ पीरियड के लिए मानते हैं कि शॉर्ट टर्म डेट है ही नहीं, आप ये बताइए, इस दोनों को ऐड करें तो मैं कहता हूं दिस फिगर इज नेम्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। आई रिपीट, मैं अपनी आवाज एक बार दोबारा से दोहरा रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इक्विटी और लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट को मैं जमा कर दूं तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कितनी पूंजी आपके अपनी है, उसको इक्विटी बोलते हैं, और कितनी पूंजी आपने बोरोवर से बोरो की हुई है, उसको लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। मतलब टोटल पैसा कितना है आपका अपना और आपने जो उधार से लिया है, अपना प्लस उधार से टोटल कर दें तो हम कहते हैं दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और बेटे उस कैपिटल एम्प्लॉयड की रिलेशनशिप आज हम रिटर्न से देखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, रिटर्न का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, रिटर्न का मतलब है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिकॉज आप ये बताइए, छोले भटूरे बेचने वाला है, आप उसका देखेंगे कि छोले भटूरे बिकते हैं या नहीं बिकते, उसके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या छोले भटूरे बेच के पैसे आ रहे हैं या किसी और वजह से आ रहे हैं, है ना? बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू सी दैट वेदर ही इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट, आई वॉन्ट टू सी द प्रॉफिट बाय ही इज अर्निंग फ्रॉम सेलिंग दैट छोले भटूरे। I think you are getting a point. So my point is here, return का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो आप धंधा कर रहे हैं, जो धंधों से प्रॉफिट हो रहा है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मोहब्बत हम कैपिटल एम्प्लॉयड से देखते हैं, इनटू 100 करते हैं, उसका नाम है जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। आप सभी अच्छे बच्चे हैं, मुझे मालूम है। आप चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट लेक्चर नंबर 3 मेरे साथ बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा खींच के। और आप टूल 1 लिख रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने क्या किया, आपने एक तरफ बैलेंस शीट बनाई, एक तरफ इनकम स्टेटमेंट बनाई, जैसे मैंने प्रिपेयर की। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में मैंने लिखा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस अदर कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर इज नेट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी मैंने इसमें से इंटरेस्ट लेस नहीं किया, अभी मैंने टैक्स भी लेस नहीं किया। बेटे जो धंधे से प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तभी तो मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है आपने किया, लेकिन इसमें कुछ हल्की सी पेचीदा बातें हैं जो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड। So my point is, what I want to say you is, in return on capital employed, I will be relating in any ratio, किसी भी रेशो में हम क्या करते हैं, दो चीजों को रिलेट करते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, रिटर्न क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मेन धंधे से कितना बिजनेस आया और कितनी पूंजी लगाई हुई है। धंधे से प्रॉफिट अपॉन धंधे में पूंजी, दैट इज द फॉर्मूला विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट that is EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लायबिलिटी सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया और मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आप ये बताइए, हायर द रेशियो बेटर होनी चाहिए या लोअर द रेशियो बेटर होनी चाहिए? आप लॉजिकली सोचिए, देखिए रटना कुछ नहीं है, जितनी रेशियो ज्यादा होगी, कौन सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़िया। भैया किसी का रिटर्न मैं हमेशा चाहूंगा कि ज्यादा ही हो,
तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलवेज मोर। अब हमने निकाली कैसे बेटे, किसी भी रेशो में क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर रहे हैं। अच्छा, जब आरओसी क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कब ज्यादा होगा, जब या तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा या डिनोमिनेटर कम होगा। इट मीन्स मेरे को न्यूमरेटर बढ़ाना है, इट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हाई करना है और कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करना है, इन्वेस्टमेंट कम करनी है, कैपिटल पूंजी लेस करनी है। इफ डिनोमिनेटर इज मिनिमाइज्ड एंड न्यूमरेटर इज मैक्सिमाइज्ड, देन माय कोफिशिएंट विल बी मैक्सिमाइज्ड एंड दैट कोफिशिएंट इज नेम्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि जब आप मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे तो पहला टूल आप यूज कर रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के ना दो तरीके हैं, अभी दूसरा तरीका मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट रिटर्न ऑन सेल्स, आई विल वांट टू टेल यू अबाउट एसेट टर्नओवर रेशो। तो जब आपको वो दो रेशोस पता चल जाएंगी तब आपको मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगा, दैट आई कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विद हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। कमर सीधी करके बैठेंगे, आप देखेंगे मैंने आपके लिए क्या क्या बातें लिखी है। यार खाली फॉर्मूला बताना, खाली स्टडी मटेरियल से टिक टिक करना वो एक अलग बात है, लेकिन लॉजिकली सारी बातों को एक्सप्लेन करना वो एक अलग बात है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैंने कहा जी आई वांट टू मैक्सिमाइज द न्यूमरेटर एंड आई वांट टू मिनिमाइज द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को कम करना है, देन ओनली माय कोफिशिएंट, माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंक्रीज एंड माय ऑब्जेक्टिव इन दिस इज आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस ROCE, देन ओनली आई विल बी, इट मींस दिस कंपनी इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहली रेशो आप सबको समझ आ चुकी बेटे, बड़ी इजी है। दूसरी रेशो रिटर्न ऑन सेल्स। रिटर्न ऑन सेल्स का मतलब क्या है कि रिटर्न का और सेल्स का, मोहब्बत का, आंख मटक्का के 2.5 अक्षर प्रेम के क्या है। तो लिखिए जी, टूल नंबर 2 फॉर मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, टूल नंबर 2 फॉर मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, अगेन आई रिपीट, आई एम रिलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद सेल्स। इनकम स्टेटमेंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, EBIT कैलकुलेट करते हैं, EBT कैलकुलेट करते हैं, EAT कैलकुलेट करते हैं, बट द पॉइंट इज आई वांट टू ओनली रिलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग मींस EBIT, इट मींस दोज प्रॉफिट्स व्हिच आर रिलेटेड विद मेन धंधा, मेन बिजनेस। तो आई वांट टू रिलेट दोज ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद सेल्स, क्योंकि सेल्स तो ऑपरेटिंग है तो प्रॉफिट भी तो ऑपरेटिंग होना चाहिए। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, रिटर्न ऑन सेल्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, that is EBIT upon sales into 100. A higher return on sales is desirable. जितने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपके F2 में उतने बढ़िया यार, मैं तो यही कहूंगा, है ना। तो इट मींस हायर द रिटर्न, हायर ROC इज बेटर, हायर ROS इज बेटर। लास्ट रेशो जो बता रहा हूं, लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट, 4 टूल्स हैं मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी में। एक है ROCE, एक है रिटर्न ऑन सेल्स, एक है एसेट टर्नओवर और एक है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये चारों टूल्स आपको समझ आ गए तो आप एक कंपनी की, एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल लिख रहे हैं एसेट टर्नओवर। बेटे एसेट टर्नओवर बड़ा इजी है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एसेट्स, कि आप कितनी सेल कर रहे हो और आप कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपके पास एसेट्स कितने, मतलब आप ये बताइए ना, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। तो मैं इसको ये कह सकता हूं दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब मैं एसेट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकता हूं, एसेट्स लिखे या कैपिटल एम्प्लॉयड लिखे, बात एक ही है, ठीक है जी। मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि आपने एसेट टर्नओवर के लिए इनटू 100 नहीं करना है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन टाइम्स। तो मैंने लिखा रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा। इट मीन्स मान लेते हैं 5 टाइम्स आ गई, 12 टाइम्स आ गई, 18 टाइम्स आ गई, तो उसकी इंटरप्रिटेशन अभी हम देखेंगे। इट इंप्लाइज हाउ मच रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम $1 ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अज्यूम कर रहे हैं 5 टाइम्स आ गई, अज्यूम करते हैं इट इज 5 टाइम्स, इट मीन्स फॉर $1 ऑफ कैपिटल आई एम गेटिंग अर्निंग, आई एम गेटिंग अ सेल ऑफ $5। $1 की पूंजी लगाने से मुझे $5 की सेल होती है। अच्छा आप ये बताइए, अगर किसी कंपनी की 10 है ना, 10 है या 8 है, तो बताइए कौन सी कंपनी अच्छी, बट नेचुरल है जिसकी $8 अच्छी। इट मींस $1 ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से $8 की आपको क्या मिल रही है, सेल्स मिल रही है। तो बेटे जितना ज्यादा उतना बढ़िया। अब एक बच्चा कहता है सर आपने ना मेथड नंबर 2 बोला था, देयर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, मैं बेटे अब आपको दोनों मेथड बताने जा रहा हूं।
ROCE जो मैंने अभी अभी 2-3 मिनट पहले बताया, जब आप नींद में थे और जब आप मोबाइल फोन को स्क्रॉल कर रहे थे, उस समय आई टोल्ड यू दैट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स. द फर्स्ट मेथड व्हिच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 100, एंड द सेकंड इज, आपको अगर रिटर्न ऑन सेल्स गिवन है और आपको अगर एसेट टर्नओवर गिवन है, तो बेटे आप ध्यान से देखना, रिटर्न ऑन सेल्स का फॉर्मूला और एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला, जो बच्चे हार्ड वर्किंग है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं, वही देखेंगे, बाकी बेकार है. I repeat, if you are given with return on sales and if you are available with asset turnover ratio, just see the formulas, and if I multiply these two, I will be getting the same formula which I have calculated, which I have used for return on capital employed. It means there are two methods. Method one क्या है कि आपको मैं capital employed दे दूं, आपको मैं operating profit दे दूं, आप सीधा 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 चलो. मेथड टू क्या है, आई एम नॉट गिविंग यू कैपिटल, आई एम नॉट गिविंग यू द फिगर्स, आई हैव जस्ट गिवन यू रिटर्न ऑन सेल्स एंड आई हैव जस्ट गिवन यू द एसेट टर्नओवर. इट मींस इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू रेशियोज, द नेट रिजल्ट विल बी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. दैट इज माय मेथड नंबर 2. आप सब लिख रहे हैं, मैं सच में कह रहा हूं, आप लिख रहे हैं. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की दो ब्रांचेस. मेथड 1 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. मेथड 2 रिटर्न ऑन सेल्स इनटू एसेट टर्नओवर. रिटर्न ऑन सेल्स इनटू एसेट टर्नओवर. बेटे रिटर्न ऑन सेल्स का फॉर्मूला अभी बताया था यार, आप लिख नहीं रहे ना. चक्कर तो ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT अपॉन सेल्स इनटू 100, और एसेट टर्नओवर अभी बताया था, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. वैसे तो एसेट्स लिखना चाहिए, बट एसेट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन से देखें तो आई कैन रिप्लेस एसेट विद कैपिटल एम्प्लॉयड. अब बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर भी है. आप ये बताइए, सेल्स यहां पर भी है और सेल्स यहां पर भी है, तो क्या लगता है, सेल्स कट गया तो क्या बच गया? वही फॉर्मूला जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यूज किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 200. आज के बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जब एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा जाएगा. बट अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर्स गिवन नहीं है, तो यू कैन यूज रिटर्न ऑन सेल्स एंड एसेट टर्नओवर एज अ रेशियो फॉर कैलकुलेटिंग द नेट रिजल्ट. आई थिंक आप बात समझ चुके हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसी बात पे आधारित है. आइए दोस्त, हम सब इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे और हम ईमानदारी से देखेंगे कि क्या है ये इलस्ट्रेशन नंबर 1. बेटे बड़ी इजी है. ऊपर लिखा हुआ है जी, A company information, company X and Y both are involved in retailing. मतलब एक ही धंधा करती हैं. It means you can compare. X का रेवेन्यू है 80,000, X का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10,000, X की कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000. इट मीन्स X की आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, Y की कुछ इंफॉर्मेशन दी है. इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट ROCE, ROS and asset turnover from the above information to examine the relationship between these three ratios. वो कहता है जी सबसे पहले आप क्या करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो मेथड नंबर 1 से, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. फिर वो कहता है आप रिटर्न ऑन सेल्स निकालो, फिर आप एसेट टर्नओवर निकालो, और फिर रिटर्न ऑन सेल्स को एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर चेक करो कि जो मेथड 1 में आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था, क्या वही वाली फिगर यहां पर भी आ रही है. आइए सर, आइए, मैंने इसको बड़े प्यार से अपने स्लाइड्स में लिखा है. बेटे मैंने मेहनत तो की है, वो बात अलग है कि आप लिखते नहीं हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता. बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंपनी X, मैंने लिखा जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 100. आई एम डूइंग मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी. मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहा हूं. मैं चैप्टर नंबर 13 कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 3 है. जागो मोहन प्यारे, 20% आ गया. अब कहने का मतलब है कि ये जो 20% है, मैं इसको रिटर्न ऑन सेल्स इनटू एसेट टर्नओवर की बेसिस पे भी कर सकता हूं. तो मैं चलो पहले रिटर्न ऑन सेल्स निकालता हूं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 रिटर्न ऑन सेल्स, और दूसरा सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो देखिए जी, मैंने उसके बेसिस पे भी किया और आपके सामने 20% आ गया. ग्रॉस चेकिंग कर दी मैंने आपके लिए. इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कंपनी X के लिए प्रूव कर दिया दैट आई कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईदर बाय मेथड नंबर 1 और आई कैन डू इट बाय मेथड नंबर 2. मैं आगे चल पड़ा. बेटे आगे चल पड़ा. सर आगे कहाँ जा रहे हैं? बेटे आप ये बताओ, देर आर 5 टूल्स. सर किस बात के 5 टूल्स? फॉर मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी. सर पहला कर दिया, हाँ बेटे मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी का मैंने पहला टूल कर भी दिया. अच्छा दूसरा टूल
अब मैं करने जा रहा हूं कि ये आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में, F3 में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब जगह किया हुआ है, और इसका नाम है मेजरिंग लिक्विडिटी। इट मींस करंट रेशो को कैलकुलेट करना है। जैसे हम करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं किसी कंपनी की लिक्विडिटी, इट मींस वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। अच्छा, करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? दोज लायबिलिटीज, दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच आर टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, like accounts payable, like outstanding expenses. And when I say current assets, like inventory, like cash, like bank balance, like accounts receivable. So if I want to find out the relationship between current assets and current liabilities, कि भाई मेरी लेनदारी कितनी है और मेरी देनदारी कितनी है, जो 12 महीने में लेनी है और 12 महीने में देने हैं, तो बट नेचुरली कुछ कोफिशिएंट आएगा। आपने बचपन में सुना हुआ है स्टैंडर्ड नाम है 2:1, बट हम क्या करेंगे, एसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझेंगे और हम कहेंगे इवन इफ करंट रेशियो इज मोर देन 1, बिकॉज आफ्टर कोविड सिनेरियो अगर आप देखें, वैसे तो कोविड को हुए 4-5 साल हो चुके, आफ्टर कोविड सिनेरियो लिक्विडिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो हम यहाँ पर अपना नॉर्म 2:1 नहीं रखेंगे, हम ये कहेंगे इवन इफ इट इज मोर देन 1, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। रेलवेज की कुछ अलग हो सकती है, अपोलो टायर्स का बिजनेस अलग है, पतंजलि का अलग है, फेविकोल पीडीलाइट का अलग है, भूपेश क्लासेस का अलग है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2:1 ही होनी चाहिए। अगेन the best ratio, the optimum ratio depends upon company to person। तो मैंने यहाँ पर लिखा, it is more than 1 and it is as per the type of industry। next ratio तो आपको पता ही है जी, क्या बताऊँ मैं बेटे, 11th क्लास से करते आ रहे हो, आपने ऑलरेडी F3 में भी किया है। करंट रेशो के बाद हम करते हैं इसकी बहन, छोटी बहन, एसेट टेस्ट रेशो और क्विक रेशो। इसका मतलब करंट एसेट्स में भी ऐसे कौन से एसेट्स हैं और जो क्विकली कन्वर्ट हो जाए कैश में। बेटे कई बार क्या होता है, इन्वेंट्री जो आप बाय करते हो ना, इन्वेंट्री का मतलब है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, WIP। मैं अब इस समय यहाँ पर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्वेंट्री को बेचने में 12 महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं, और I can say that to sell inventory, I generally require more time period as compared to other assets। तो quick assets का मतलब क्या हुआ, current assets minus inventory upon current liabilities। तो लिखेंगे जी current assets minus inventory upon current liabilities, आराम से quick ratio और asset test ratio। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी अपॉन करंट लायबिलिटीज। पता है आपको, मैं इसलिए अब क्या बोलूं बेटे, मेरे को नहीं अच्छा लगता, आपको सारी बातें पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं, ये मेरा प्यार है बेटे और कुछ भी नहीं। मैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ आ गया। मैं कहता हूं जी नेक्स्ट रेशियो का नाम है, ये भी रेशियोज आपने ऑलरेडी की हुई हैं, बट मेरा प्यार है इसलिए मैं बताऊंगा। मैं आई वांट टू मेजर द प्रॉफिट, आई वांट टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, विद हेल्प ऑफ लिक्विडिटी, विद हेल्प ऑफ एक्टिविटी, विद हेल्प ऑफ रिस्क एंड विद हेल्प ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। मैं इस समय थर्ड पार्ट में हूं, मैं इस समय आपके लिए मेजरिंग एक्टिविटी कर रहा हूं, और एक्टिविटी में 3 रेशियोज अगर आपने कैलकुलेट कर ली, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जिसको हम बोलेंगे इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, दूसरा अकाउंट्स रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड जो हम निकालेंगे रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से, और तीसरा पेबल पेमेंट पीरियड जो हम कैलकुलेट करेंगे अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो से। और बेटे ये मैंने बड़े डिटेल में समझाए हुए हैं, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। अच्छा आप ये बताइए, मैं आपसे एक बात पूछूं, इफ आई से दैट व्हाट इज इन्वेंटरी, हाउ यू विल कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशो। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मिस्टर CS, मिस्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन सो मेनी क्लासेस, लेट इट बी इन 11th क्लास, लेट इट बी इन 12th, लेट इट बी इन F3, और लेट इट बी इन ग्रेजुएशन इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो में क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स अपॉन इन्वेंटरी। मैं कहता हूं लेट इट बी 6 टाइम्स आ गया। सुनना ध्यान से सुनना भाई और बहनों, अगर ये 6 टाइम्स आ गया तो ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड नहीं है, दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। पहले तो आप मुझे बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब आपको क्या समझ आता है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये 12 महीने का हम पीरियड ले लें, 1 अकाउंटिंग ईयर, देन 6 टाइम्स, 6 बार
आप अपनी इन्वेंटरी को टर्न कर रहे हो, यू आर टर्निंग योर इन्वेंटरी 6 टाइम्स। टर्निंग का मतलब है पुरानी इन्वेंटरी चली जाती है, नई आ जाती है, पुरानी चली जाती है, नई आ जाती है, पुरानी बिक जाती है, नई खरीद लेते हो, पुरानी बिक जाती है, नई खरीद लेते हो। इसका मतलब 12 महीने में आप 12 महीने में उस इन्वेंटरी को 6 बार 6 टाइम्स टर्न कर रहे हो। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एक बार कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लगा। आई कैन कैलकुलेट इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। जो फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा आपको कैप्लॉन से, बेटे वो इस तरह से आ सकता है ना, लॉजिक है ना यार। कोई भी चीज मुश्किल थोड़ी है, बनने से पहले कुछ सोचा होगा ना जिन्होंने बनाया होगा। तो आप रट्टाफिकेशन बंद कर दें। मैंने आपको 12th क्लास के लॉजिक से ही कंसेप्ट बताने की कोशिश की कि भाई 2 महीने लग जाते हैं। 1 × 12/6, इसका मतलब 2 महीने। इसको बोलते हैं बेटा, इट इज नेम्ड एज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। इट मीन्स, आप ये बताइए, कंपनी की इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड एक कंपनी की 2 महीने है ना, और दूसरी कंपनी की 3 मंथ्स है, ऐसा मान लेते हैं। ये एक्स कंपनी है, ये वाई कंपनी है, दिस इज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। आप ये बताइए लॉजिकली, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी रही होगी? मैं कहूंगा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यहां पे 6 टाइम्स आएगी, यहां पे 6 टाइम्स आएगी। अभी मैंने आपको किया 6 बार जब आपने कन्वर्ट किया, और यहां पर 4 टाइम्स आएगी। आराम से देख लीजिए। इसलिए वहां पर समझाया जाता था कि हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेटर इट इज, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होगी उतना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम आएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उतना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड विल बी लेस, एंड इट इज बेटर इफ योर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज लेस। आप ये बताइए, आप इन्वेंट्री लाते हैं बाद में और फटाफट बिक जाती है, इसका मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी गुड। इट मीन्स यू हैव अ ह्यूज डिमांड, यू हैव अ ब्रांड वैल्यू, एंड यू कैन डू दैट. So it means because of this quality, you can do the wonders. It means your inventory holding period is quite less than that company. I think आप बात समझ रहे हैं. Similarly, I can calculate inventory receivables turnover, receivables collection period. Let it be. आइए थोड़ा सा हम कैप्लॉन से देख लें. आप सभी कैप्लॉन से आ जाइए, और कैप्लॉन में हम देखने वाले हैं, करंट रेशो हम कर चुके हैं. I want to tell you about inventory holding days. कुछ रटना ही नहीं है यार. हाँ, इन्होंने सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटर वर्ड है, क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट भी होता है. इफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज गिवन टू यू, देन यू विल रिलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन इन्वेंटरी. इफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नॉट गिवन टू यू, यू कैन रिलेट सेल्स विद इन्वेंटरी. कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है. कॉस्ट ऑफ सेल्स इज यूज्ड इन दिस कैलकुलेशन. दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं यार? आप मेरे से पूछोगे, इतनी बार बता दिया है. नेक्स्ट इज इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स डेज. इट मीन्स आप जो अपने कस्टमर्स को उधार देते हो, या आपके पुराने कस्टमर्स कितनी बार पैसे दे देते हैं, तो आप ऑलरेडी करते थे रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, आप करते थे क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स. याद है? मैं कहता हूं जी आपका आ गया ये 6 टाइम्स. क्या मतलब हुआ? या चलिए 12 टाइम्स ले लेते हैं, आपको बार आप 6 टाइम्स ले लेते हैं, 12 टाइम्स ले लेते हैं. इसका मतलब आपके जो आप मतलब पूरे ईयर में पुराने कस्टमर, फिर नए, फिर पुराने, फिर नए, फिर पुराने, मतलब पुराने चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे, नए, मतलब 12 बार ऐसा होगा. इट मीन्स हर महीने में आप क्रेडिट कितने पीरियड का दे रहे हैं टू योर कस्टमर्स? यू आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 1 मंथ. दैट इज नेम्ड एज रिसीवेबल डेज. अब इसका फॉर्मूला याद कर रहे हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. इट कैन बी कैलकुलेटेड इन डेज, इन वीक्स, इन मंथ्स, कुछ भी. तो आप बात को लॉजिकली समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अभी हम कर लेंगे, छोड़िए आप. अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं. वैसे द फॉलोइंग फिगर्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ दिस ऑफ अ कंपनी सेलिंग दिस. यू हैव टू कैलकुलेट एप्रोप्रिएट रेशोज एंड कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस. बेटे 11th और 12th में आपको F3 में भी आपको ना कुछ डाटा गिवन होता था. यू विल बी गिवन विद सम इंफॉर्मेशन, और आप उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते थे. मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो मैं आज आपसे पूछूं कि यू वांट टू कैलकुलेट द रेशियोज, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशियोज? इसमें क्या क्या रेशियोज निकल सकती हैं? एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल सकती है, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है ना. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, और बताइए और कौन सी फिगर निकलेगी?
तो आपने अब ये चेक करना है कि क्या क्या रेशोज निकल जाएंगी, आपको वो सभी रेशोज कैलकुलेट करनी है। देखिए मैंने इसकी स्लाइड में क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं। बेटे ग्रॉस मार्जिन निकल जाएगी, रिटर्न ऑन सेल्स निकल जाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, एसेट टर्नओवर रेशियो निकल जाएगी। आराम से करना है, इजी है, मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैं चल पड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाऊं अगर मैं, और मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करूं तो लिखा हुआ जी कैलकुलेट द एक्टिविटी। अच्छा एक्टिविटी में आपको अभी पता है लिक्विडिटी। अच्छा लिक्विडिटी में 2 रेशोज हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। एक्टिविटी में 3 रेशोज हैं, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, पेबल्स पेमेंट पीरियड। आपने इनको डेज में निकालना है, और डिपेंड करता है कि मंथ्स, डेज, वीक्स, कुछ भी। आपको लॉजिक समझ आ गया ना। आप ये बताइए इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, आप या तो पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए अगर लॉजिकली समझना है, तो फिर आप उसको उसके बाद डेज में कर लीजिए, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो बेटे मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ है नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। कुछ मुश्किल होता तो मैं कराता। मैं आ गया जी नेक्स्ट टूल की तरफ। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको 3 टूल्स तो बता भी चुका हूं फॉर मेजरिंग प्रॉफिट, मेजरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। द फर्स्ट टूल जो मैंने बताया, पहला टूल जो आपको बताया मैंने पहला, उसका नाम है मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, और जो दूसरा टूल बताया उसका नाम है मेजरिंग लिक्विडिटी, और जो तीसरा टूल है मैंने बताया मेजरिंग एक्टिविटी, और जो अब फोर्थ बताने जा रहा हूं इसका नाम है मेजरिंग रिस्क। क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, पहले लॉजिकली कंसेप्चुअली बातों को समझने की कोशिश करो। मेजरिंग रिस्क मतलब आप किसी एंटिटी का रिस्क कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर वो एंटिटी ज्यादा रिस्की है ना, जैसे जैसे क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम, फॉर एग्जांपल मदर डेयरी आइसक्रीम, आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दिस कंपनी, इन दिस एंटिटी, because I want to see the performance. No doubt risk is better because more the risk, more will be the return. But मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये कंपनी रिस्की कितनी है। अगर किसी का ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो रिस्की है, कभी भी उसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक करके उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस को निकाल रहा हूँ। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। तो मैंने लिखा मेजरिंग रिस्क, दोबारा से बैलेंस शीट बनाई। बेटे आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने कहा था दीज आर एसेट्स एंड एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। आराम से एसेट्स के 2 पार्ट्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के भी 2 पार्ट्स नॉन करंट प्लस करंट। ये बात तो आप सबको मालूम ही है, ठीक है सर। अब मैं पहली रेशो जो आपको कराने जा रहा हूं, जो आपने यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव लिसन्ड दैट, कैपिटल गियरिंग रेशियो। जैसे गाड़ी का गियर होता है ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, और 5वां गियर तो तभी डलता है जब गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही हो। और ज्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं, पहले गियर में या 5वें में? 5वें गियर में। इट मीन्स अगर ये कैपिटल गियरिंग रेशियो हाई आई तो इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है, इसका मतलब किंगफिशर, सहारा इंडिया या ऐसे कुछ कांड हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैन बी पॉसिबल बिकॉज दिस कंपनी इज रनिंग एट अ वेरी हाई गियरिंग। सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कैपिटल गियरिंग। आप ही बताइए, जो पैसे आप लेते हैं एक एंटिटी में, या तो आपके उधार के पैसे होते हैं या आपके अपने होते हैं। अपने का मतलब तो इक्विटी, और जो आपने बोरो किए होते हैं उसको बोलते हैं डेट। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने उधार लिया है और जो टोटल पैसे हैं उनकी मोहब्बत कितनी है। सो आई वांट टू फाइंड आउट द गियरिंग ऑफ दैट। तो न्यूमरेटर में मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में मैं लिखने वाला हूं लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करंट लायबिलिटीज या डेट अपॉन टोटल पैसे। टोटल पैसे का मतलब है मेरे अपने इक्विटी और मैंने जो बोरो किए हैं। इसका मतलब जो न्यूमरेटर में है वो नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, लेकिन ऊपर एक बार आएगा लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, जिसको हमने अभी अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में सीखा था। इट इज नेम्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने लिख दिया जी नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं, बैलेंस शीट की हेल्प से कर सकते हैं, आरओसी की हेल्प से कर सकते हैं। इंटेंशन होनी चाहिए यार करने की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इससे ज़्यादा तो मुझे घर ही ले जाओ आप, है ना। हायर द गियरिंग हाई इज द रिस्क। जितनी गियरिंग ज्यादा होगी उतना रिस्क भी ज्यादा होगा। जितनी गियरिंग ज्यादा होगी, मैंने अभी आपको बताया,
न्यूमरेटर गियरिंग कब आएगी ज़्यादा? जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा। अच्छा, न्यूमरेटर का मतलब क्या है? जब आपने उधार ज़्यादा लिया होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू दैट बोरोअर्स। आपने जब डेट इशू किया है, जब बॉन्ड्स इशू किए हैं, तो आपको इंटरेस्ट कंपल्सरी फिक्स अमाउंट देना है। आप प्रॉफिट अर्न करें या ना करें, बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो जाती हैं बेटे, बिकॉज यू हैव फिक्स कमिटमेंट दैट यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस मच अमाउंट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट. So we want to find out कि how much that base is. So I want to relate long-term debt with capital employed, and that relationship is named as, उस relationship का नाम है capital gearing ratio. I think आप समझ रहे हैं. मैं भूपेश आनंद इस समय आपको फोर्थ टूल बता रहा हूं, मतलब फोर्थ घड़ा बता रहा हूं, और उस घड़े का पहली रेशो बता रहा हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. नेक्स्ट टूल इज, आई विल से, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए दूसरा टूल है कि आप आमदनी कितनी कर रहे हो और उस आमदनी में से आपको फिक्स कॉस्ट कितनी पे करनी है. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैंने लिखा इनकम गेयरिंग और इंटरेस्ट कवरेज रेशो. इट मीन्स आप कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो और आपको कितना इंटरेस्ट देना है, आप कितनी बार इंटरेस्ट दे सकते हो. दैट इज नेम्ड एज इंटरेस्ट गियरिंग रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो और कुछ भी. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ऑपरेटिंग प्रॉफिट न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट. तो आप मान लेते हैं ये आ गया जी 2 टाइम्स. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने प्रॉफिट $2 लाख के अर्न किए हैं और आपको फिक्स अमाउंट 1 लाख इंटरेस्ट देना ही है, तो ये आ गया जी 2 टाइम्स. व्हेन आई से 2 टाइम्स, इट मीन्स that your profits are sufficient as if to pay 2 times the interest. मतलब आपके प्रॉफिट्स इतने सफिशिएंट हैं कि वो 2 बार इंटरेस्ट दे सकते हैं. तो आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ चुका है बेटे. मैं ये डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट लेक्चर नंबर 4 में कराऊंगा, और जो इलस्ट्रेशंस रह गई हैं, टेस्ट योरसेल्फ रह गया, वो भी इलस्ट्रेशन नंबर लेक्चर नंबर 4 में कराने वाला हूं. मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आज बताया, आप पहले इसको एब्जॉर्ब कर लें. नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योरसेल्फ और डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे. बेटा सच कह रहा हूं, आप जब लिखते हैं ना तो आपको ज़्यादा बातें समझ आती हैं. लिखो बेटा, कमर सीधी करके बैठ रहा हूँ. जब पढ़ाई करो ना बेटे, आप अपने मोबाइल फोन को म्यूट कर दो, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो यार. फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है ना आपने बेटा, है ना. स्किल में नहीं आना, स्किल में मेरे पेपर्स नहीं देखने. फिर बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.